हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम जो है वो 28 या फिर 29 वाले शिफ्ट में वो अपना एग्जाम दे रहे हैं या फिर आने वाले टाइम्स में कुछ अपना जेई मेंस के अप्रैल शिफ्ट में वो अपना एग्जाम देंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैंने 2025 के जो जेई मेंस के शिफ्ट थे 22, 23 और 24 तारीख वाले, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा बारी पूछा गया है या फिर ऐसा कह लो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जेई मीन्स 22, 23 और 24 तारीख के हिसाब से। पर इस वीडियो को देखने से पहले आप इतना दिमाग में रखना कि मैं यहाँ गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि अगर 22, 23, 24 में ये क्वेश्चन आए थे तो 28, 29 में भी यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न वो बदल दे, ठीक है। पर ऐसे चांसेस हैं कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे कैसे कैसे टॉपिक्स आए थे अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं आता हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। तो ऐसे हमने क्लासेस में भी पढ़ा है जो क्रैमर्स रूल होता है डिटर्मिनेंट का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम करते क्या, मैं थोड़ा पहले इस वीडियो में ना मैं क्या करूंगा, पहले आपको थोड़ा हिंट करूंगा इस थियरी में हमने पढ़ा क्या क्या था और बस मैं इन क्वेश्चंस को आगे दिखाऊंगा, ठीक है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन पे एक बार गो थ्रू हो जाना, इनकी जो थियरीज है उसको एक बार आप देख लेना और इन क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लेना कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्रैमर्स रूल में हम करते क्या थे, हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस पे बात करते थे, है ना। सॉल्यूशंस पे हम बात करते थे कि सॉल्यूशन मेरा कंसिस्टेंट है या फिर वो सॉल्यूशन जो है मेरा वो इनकंसिस्टेंट है। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, सॉल्यूशन यूनिक है या फिर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। हमने यहाँ क्या देखा था कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमने क्या देखा था, हमने डेल्टा फाइंड किया था, अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है। फिर हमने क्या देखा था कि अगर डेल्टा 0 हो जाए साथ ही साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये सारे 0 हो तो हम क्या कहते थे, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। भाई नो सॉल्यूशन में क्या था कि अगर डेल्टा 0 है पर एनी ऑफ द वन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इसमें से कोई भी अगर एक नॉन जीरो बन जाता है तो हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नॉन जीरो, सॉरी उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक होमोजेनस वाला पार्ट पढ़ा था। होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है, होमोजेनस इक्वेशन वैसा इक्वेशन है जिसके कांस्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, जीरो, सारे सारे कांस्टेंट पार्ट उसके जीरो है। तो वहां पे दो टाइप के सॉल्यूशन थे। क्या क्या सॉल्यूशन था, एक तो यूनिक सॉल्यूशन जो कि क्या था, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, जिसमें बोथ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहे थे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है जो आपको एक बार ही पढ़ लेना है ना। क्यों पढ़ना, देखो क्या हुआ था इसके साथ में, ये 22, 23 और 24 के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए देखो। अच्छा, इसमें से मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं, ये पूरा मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आए ना हो, तो मैंने यहाँ तक जितना भी लिखा है ना वो वाले क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड टाइप अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखे हैं, कह रहा है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो बताओ 7a + 3b कितना होगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हम सबको जीरो कर देंगे, डेल्टा को जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो, सबको हमने क्या करा, जीरो करा। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना कि किन किन को जीरो करना है। ए और बी अगर हमें फाइंड करना है तो जिसमें ए का इन्वॉल्वमेंट है हम उसको जीरो करेंगे, जिसमें बी का इन्वॉल्वमेंट है हम उसको जीरो करेंगे, ठीक है। सभी को जीरो करने की नीड नहीं पड़ती इन क्वेश्चन में, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पर ये देखो होमोजेनस इक्वेशन है, क्यों, यहाँ पे ये सारे क्या जीरो है, तो क्योंकि ये होमोजेनस इक्वेशन है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो जस्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा को जीरो कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसके नो सॉल्यूशन है, यानी डेल्टा तो जीरो होगा लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इसमें से कोई एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो देखो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख के जाओगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में एक और सा टॉपिक था जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देखा था वहां पे, अगर आपको याद हो तो हमने ये सब सारी चीजें पढ़ी थी वहां पे। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये जो हमने बहुत सारे एडजॉइंट लगाए थे, ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए, ठीक है। तो इन थियरी को एक बार हमें पढ़ना है, करेक्ट। नेक्स्ट
इनवर्स वाले प्रॉपर्टीज जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें, ये जो प्रॉपर्टी वाले टॉपिक है अपने पास जहां पे हमने एडजॉइंट और इनवर्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, एक बार आप वो थियरी को देख लेना, ठीक है। क्यों देखना, क्योंकि 22, 23 और 24 वाले डेट पे कुछ ऐसा हुआ था। देखो पहले क्वेश्चन में क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ और क्या पूछा उसने, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3 ए दिया हुआ यहाँ पे मैट्रिक्स, और ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एम और एन की वैल्यू हमसे पूछ रखी है उसने, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो तीनों के तीनों क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहते होगे तो वीडियो को बस पॉज कर लेना और एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली ताकि आप उन टॉपिक को रिवाइज कर पाओ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब आपका जेईई में सारा खत्म हो जाएगा तो एक मैं वीडियोस लाऊंगा, उन जो जितने भी वीडियोस आएंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, और टॉपिक वाइज कैसे होंगे कि हर चैप्टर से, जैसे मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ये पे डिटर्मिनेंट है, तो पूरे जनवरी अटेम्प्ट में डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आए थे उस वीडियो में पूरा डिटर्मिनेंट होगा और हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन तो हम पढ़ेंगे, पर एक बार सारा पूरा मेंस का जितना भी यहाँ पे शिफ्ट है सब खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे ये सीखो यहाँ पे ये कौन कौन से टॉपिक्स आए थे 22, 23, 24 में जो 28 और 29 में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सोचो 6 शिफ्ट हैं, अभी तक मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन देख लिए, यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ रहा है इससे, है ना। इसमें हो सकता है कुछ वो भी क्वेश्चन हो जो हमें याद ना हो, अभी मेमोरी बेस्ड में आया ना हो, वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक होंगे डिटर्मिनेंट के वो आप देख लेना, करेक्ट। नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री का जो अभी दिखा मुझे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये वेक्टर्स है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब इस पूरे पे हमने क्या लगा दिया था, एक तो ये था, ये कब था जब हमारे लाइंस स्क्यू थे, स्क्यू लाइंस मतलब एक लाइन है आपके पास में a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r2, सॉरी, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा b2। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि अगर लाइंस अपने पैरेलल हो गए तो उसके बीच के डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, वो क्या था, a2 - a1 क्रॉस b, ऊपर भी था मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे भी था मैग्नीट्यूड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, चलो उसको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं उसको, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले थे, अब इस 2 फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, कैसे लाइंस, वो स्क्यू लाइंस हो सकते हैं फिर पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बीच के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मिनिमम डिस्टेंस पूछा है उसने, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग सा है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा है किसी दूसरे लाइन के लॉन्ग, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा एक लाइन है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, किसी सेकंड लाइन के अलोंग इसके डिस्टेंस को फाइंड करना है, मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो हमें इस लाइन के अलोंग फाइंड करना है, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये ए बी लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पॉइंट बी आ जाएगा, और ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ए बी के लेंथ को फाइंड कर लेंगे ना, तो वही पूछा उसने, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने 3D का वो ये देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट अपॉन अ लाइन और प्लेन, ठीक है। यानी एक लाइन से ये जो पॉइंट है उसकी इस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सारे तरीके थे, ये लाइन की इक्वेशन दी रखी है, हमने लैम्डा से इक्वेट करा, पी के पॉइंट्स लैम्डा के टर्म में आ गए, अब क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट हमने 0 करा, लैम्डा आ गया, पी आ गया, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे फाइंड हो गई। और अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन में हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करा था,
जस्ट फॉर फॉर्मूला था x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइंट पुट करा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लाइन और प्लेन का था जो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना था, एक पॉइंट का किसी लाइन या फिर प्लेन में। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, प्लेन के आने के चांसेस कम है, बस देखो जितने क्वेश्चन है सारे लाइंस के ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं, किसी बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जहां पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह फाइंड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये ना ये टॉपिक इस साल काफी आ गया, ये 22, 23, 24 में जो है ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है हमें, कुछ कुछ कंडीशन दिया रहता है। जैसे अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पे बात करूं, एक मेरे पास सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसमें कि आपने सारे एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे 1 2 3, और सेट एक के साथ ही करना था, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पे रिलेशन बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक, ये आ गया। तो अपने से पूछा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रिलेशन में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रिलेशन अपना होगा तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला रिलेशन क्या यही है 1 1 2 2 3 3। क्यों, इक्विवेलेंट मतलब सारे होने चाहिए वहां पे, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो अपना ये हो गया R1। दूसरा रिलेशन क्या पॉसिबल है, देखो यहाँ पे इसको रख लो, साथ में एक 1 2 को ऐड कर लो, तो अगर आप 1 2 रखोगे तो आपको 2 1 भी रखना पड़ेगा। सही है, तो अगर एक पेयरिंग में 1 2 के साथ करूं तो एक 1 3 के साथ कर सकता हूं, एक 2 3 के साथ कर सकता हूं, तो ऐसे कितने रिलेशन आएंगे अपने पास, 3। ऐसे कितने थे, एक, मतलब हमने एक सेलेक्ट किया, 1 2 सेलेक्ट किया, और जो थर्ड टाइप का रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 रखो, 2 2 रखो, 3 3 रखो। और अगर आपने यहाँ सोचा 1 2 रखा, 2 3 रखा, अब सोचो अगर आप 1 2 और 2 3 रखते हो तो आपको खुद से 3 2, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 और 2 3 आपने यहाँ रखा, तो इसका उल्टा क्या हो गया 2 1 एंड 3 2। ठीक है, मतलब हमने एक को छोड़ा था, इसमें से हमने किसको छोड़ा है, देखो हमने ये वाला पार्ट को छोड़ा है। ठीक, हमने इस वाले पार्ट को बस छोड़ा हुआ। तो अगर मैं पूछूं क्या ये इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों, अगर 1 2 इस रिलेशन में है, 2 3 इस रिलेशन में है, तो 1 3 को इस रिलेशन में होना पड़ेगा, तो 1 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक ही और रिलेशन पॉसिबल है, वो क्या है, यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट आ जाए 1 3 और 3 1। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ, 3 रिलेशन यहाँ, एक रिलेशन यहाँ, तो टोटल कितने रिलेशन हो गए इसके, 5। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना यही है, ये टेबल बनाना और जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसको ऐसे इंडिविजुअली आप सोचना, आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए वो 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है। जैसे एक दिया हुआ है सेट यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि ये तो ऑर्डर्ड पेयर उसमें होने चाहिए, और वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना, तो हमें वही है इंडिविजुअली सोचना है। 1 2 3 लिखो, 1 2 3 लिखो, सारे एलिमेंट डाल दो, उसमें से ये तो उसमें रहेगा ही, उस रिलेशन सारे रिलेशन में, इसे तो हमें रखना ही है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो कौन कौन सा हट गया उसको देख लो, इसको हम नहीं रख सकते, इसको भी नहीं रख सकते, फिर वहां से जितने पॉसिबिलिटीज हैं सबको यहाँ लिख दो। सेम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसको होना पड़ेगा वहां पे, उस रिलेशन में ये रहेगा, और वैसा ही कुछ इक्विवेलेंस, अच्छा ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन पे, तो वही 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, कंडीशन सेट कराएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली 3 चीजें जो आपने अपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा होगा ना, वैसा ही कुछ आया था इस बारी, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे हटके क्वेश्चन आया नहीं था इस बारी, है ना। तो आपको बस ये 3 चीजें पढ़नी है। वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते थे, x के टर्म्स को dx के साथ रखा, y के टर्म को dy के साथ रखा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। होमोजेनस में क्या किया हमने, या तो पूरे फंक्शन को y बाय x में लिख दो, या फिर x बाय y में लिख दो। अगर y बाय x लिख रहे हो तो y को vx मान लिया, x बाय y लिख रहे हो तो x को vy मान लिया। ठीक है, लीनियर में क्या होता है, लीनियर ऑन x या फिर लीनियर ऑन y, मतलब ऐसा वाला कुछ फॉर्म था, है ना, dy dx प्लस py
इज इक्वल्स टू क्यू, और एक फॉर्म क्या था डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। उस टाइम पे ये क्या था, एक्स का फंक्शन है और इस टाइम पे ये क्या है, वाई का फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, बहुत सिंपल है, आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा ये। ठीक है, देखो इसमें जैसे क्वेश्चन आया, ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, लीनियर है, क्योंकि वाई क्या पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो वही आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और सॉल्व करा। ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ एक्स बाय वाई दिख रहा है, एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई क्या बताता है कि ये जो टॉपिक, किस टॉपिक का क्वेश्चन बन रहा है, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप एक्स वाई में अलग करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाना अपने एग्जाम में, जैसे हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हमें कहीं दिखे तो उसको हम डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखे ना एग्जाम में तो आप उसको भी अप्लाई करते जाना। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पार्ट था। नेक्स्ट पीएनसी। अब पीएनसी देख के थोड़ा मैं हैरान था, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन थे जितने भी, वो सारे लीनियर पीएनसी से आए हुए। मतलब आपको याद होगा कि हमने सबको एक लाइन में बैठाया था ना, जैसे मान लो ये हमने टाई एंड गैप मेथड पढ़ा था, जो हमने टाई एंड गैप, है ना, कि टुगेदर हो नॉट टुगेदर हो, नो टूज आर टुगेदर, वो वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, या फिर एक साथ हमने असेंडिंग ऑर्डर में बैठाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाया, किसी पे रिस्ट्रिक्शन है किसी पे नहीं है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे हमें 22, 23 और 24 वाले टाइम पे देखे गए हैं। तो एक चांस है कि अगर 28, 29 वाले एग्जाम में आप दे रहे हो वहाँ पे, तो हो सकता है ग्रुपिंग के कुछ क्वेश्चन आ जाए, रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन थे हो सकता है वो पूछा जाए। ठीक है, तो पर अभी तक ऐसा नहीं है, अभी तक सारे जितने क्वेश्चन दिखे मुझे सारे लीनियर पीएनसी के ही थे। जैसे इसमें क्वेश्चन था, ये सब पाई लेटर के वर्ड है, एम को बीच में रखना है सच दैट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो लीनियर ही तो है ये। 4 बॉयज 3 गर्ल्स बैठाए हमने, किसी पे रिस्ट्रिक्शन है कि ये एडजस्टेंट नहीं होने चाहिए, मतलब नो टू आर टुगेदर वाला क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी यहाँ सारे क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं, सारे कैसे हैं, लीनियर वाले हैं। तो एक इसको पॉज करके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी आए अभी तक लीनियर वाले हैं, तो अगर लीनियर आप अच्छे से पढ़ना, बेसिक बेसिक सारे देख लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आना, है ना। बाइनोमियल थ्योरम में देखो क्या था, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म वाले क्वेश्चन आए हैं। जनरल टर्म में जैसे कि मिडिल टर्म पूछा उसने, टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर आर वाला है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो वाले जो पार्ट थे ना, कि एक्स टू द पावर के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स का रेशियोस पूछता है ना, वो वाले पार्ट में आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर का मतलब क्या हो गया, जहाँ हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, जैसे एनसीआर प्लस एनसीएन आर माइनस वन, ये वाले जो प्रॉपर्टीज थे वहाँ पे, है ना। ठीक है, ये वाले हो गए। समेशन ऑफ एनसीआर हो गया, समेशन ऑफ आर इंटू एनसीआर हो गया, समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू एनसीआर हो गया ना, फिर समेशन ऑफ एनसीआर अपॉन आर प्लस वन हो गया। ये सारे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन था बाइनोमियल का, वो या तो जनरल टर्म पे था या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर पे था। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेना, मेनली हम प्रॉपर्टीज ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को रिवाइज करना, देखना हमने वहाँ बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, डिफरेंशिएशन करा था, है ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने याद करे थे। ठीक है, जैसे ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये हमने इससे हमने बहुत सारी चीजें डिराइव करी थी, है ना। ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे जो हमें याद रखना है, इसको रिवाइज कर लेना इन प्रॉपर्टीज को, और क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, अच्छा इसके क्वेश्चन मुझे शायद मिले नहीं, पर जितने मैंने क्वेश्चन देखे थे इसके, वो सारे उसी के थे। अब इसके अलावा, बाइनोमियल के अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़े आसान होते हैं और क्वेश्चन भी आसान आसान से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा था वेरिएंस का, कि एपी का वेरिएंस पूछा गया था उसमें। अब हमें एपी के वेरिएंस का फॉर्मूला याद होता है ना, तो हम वहां पे सीधा उसमें फॉर्मूला लगा के निकल लेते आगे, करेक्ट। तो स्टैट्स आपको पढ़ना है, स्टैट्स में मीन वेरिएंस, इस पे ज्यादा क्वेश्चन दिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं दिखा मुझे। ठीक है, तो स्टैट्स आप एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, थोड़ा आउट ऑफ ये हो गया वो, कि जैसे मुझे इनडेफिनिट के क्वेश्चन काफी दिख रहे हैं इस बार। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन इनडेफिनिट का है। इनडेफिनिट में कौन सा पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो इनडेफिनिट ऐसा, तो इनडेफिनिट वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे, जहां पे ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ लीनियर था, उसके पावर में 1/d, ऐसा मान लो लीनियर है पावर में 1/d, दूसरा लीनियर है पावर में c/d, है ना, और इस दोनों का अगर आप ऐड कर रहे थे तो स्क्वायर आ रहा था। तो हम इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है कि जितना पावर आ गया उसे डिवाइड करो, t मानो और सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन दिखे थे इंडेफिनिट में, है ना। दूसरा इंडेफिनिट में ऐसे वाले क्वेश्चन भी दिख रहे थे, जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स। मैं तो ये कहूंगा
है ना, इसका जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। मैं तो ये कहूँगा जब भी आपको e की पावर x दिखे ना तो आप समझना यही चीज लग रहा होगा वहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो बस उन्हीं एफ एक्स को आपको ढूंढना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज आसान सा होता है, इसको देख लेना, इसकी थ्योरीज देख लेना। आईटीएफ के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, एरिया भी काफी सिंपल आ रहा है ना, दो आसान आसान से कर देते हैं, उसके बीच का एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बच्चे कभी कभी डरते हैं, तो जो बच्चे डरते हैं उनके लिए बस इतना मैं कहूंगा कि जो आपने बोर्ड वाले एग्जाम के लिए पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, उतने पार्ट को करके जाओ, एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों का क्या फीडबैक मिला मुझे मैथ्स में कि सर पेपर लेंदी था बहुत। हाँ, नो डाउट पेपर लेंदी था, पर पेपर आसान था। ठीक है, तो जो बच्चे अब समझ गए पेपर लेंदी आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना इन टॉपिक्स का, ये टॉपिक्स मुझे कुछ रिपीट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इन टॉपिक्स को तो हमें अच्छे से करना ही है ना। जैसे ये तो मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, तो अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करते हो तो अच्छा खासा आपका मीन जाएगा, और अगर पेपर लेंदी है तो फिर सबके लिए लेंदी है। ठीक है, तो बढ़िया जाएगा, आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा कम मार्क्स में भी, पर जितने क्वेश्चन आप करो अच्छे से करो। बाकी लास्ट में इतना कहूँगा, अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, मैथ्स अच्छा जाएगा सबका। ठीक है।